जादुई अनार बम। दिए ले लो, दिवाली के सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे दिए ले लो, दिए ले लो, दिए लो। सुलोचना गली गली घूमकर मिट्टी के दिए बेच रही थी, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और उसका एक भी दिया नहीं बिकता। हे भगवान, अगर आज भी दिया नहीं बिका फिर मैं घर जाकर बच्चों को क्या जवाब दूंगी? क्या इस दिवाली हमारे घर में दिए नहीं चलेंगे? हमारे बच्चे मिठाई पटाखा नहीं जलाएंगे? हे भगवान, अभी शाम होने में थोड़ी देरी है, तब तक एक चक्कर और लगा लेती हूँ। दिए ले लो, मिट्टी के सुंदर सुंदर दिए ले लो। अरे ओ दिए वाली, कैसे दिए दे रही हो? 10-10 रुपए के दिए हैं बहन जी। अरे इतने महंगे? इससे बढ़िया तो इलेक्ट्रॉनिक वाला दिया है, रहने दो। ले लो बहन जी, दिवाली तो दियों का ही त्योहार है, आपका जितना मन करे उतना दे देना। 10 के 20 दिए लूंगी। हाँ, देना है तो दो, वरना रहने दो। ले लो बहन जी। तभी कुछ और औरतें भी वहाँ आकर सुलोचना से दिए खरीदने लगती है और देखते ही देखते सुलोचना के सारे दिए बिक जाते हैं। सुलोचना खुशी खुशी घर चली जाती है। माँ, आप आ गई माँ? माँ, इस बार तुम हमें इस दिवाली में नए कपड़े, मिठाई और खूब सारे पटाखे दिलाओगी ना माँ? हाँ बेटी। कब दिलाओगी माँ? दिवाली को तो बस 4 दिन ही बचे हैं। गली के बच्चे तो अभी से ही पटाखे और अनार बम सब जला रहे हैं। रानी, तुम्हें पता है ना माँ कितनी मेहनत से पैसे लाती है? तुम गली के बच्चों की तरह इन पैसों को यूँ पानी में नहीं बहा सकती हो, समझी? माँ, मुझे पटाखे चाहिए माँ। माँ, आखिर मैं क्यों गली के बच्चों की तरह पटाखे नहीं जला सकती? मैं जला सकती हूँ और मैं जरूर जलाऊंगी। और माँ, हम मुझे अनार बम ला कर दोगी ना माँ? बोलो ना माँ। माँ, इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये गली के बच्चों के साथ रहकर कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। कोई बात नहीं सरिता बेटा, रानी अभी छोटी है और सब बच्चों की तरह उसका मन भी करता होगा पटाखे और फुलझड़ियाँ जलाने का। मैं कल ही उसके लिए पटाखे ला दूंगी। ये पटाखे पटाखे। माँ, मैं अभी जाकर जिया को बता कर आती हूँ। वो मुझे सुबह से अपनी फुलझड़ियाँ दिखाकर बहुत चिढ़ा रही थी। देखना अब कल मैं उसको कैसे चिढ़ाती हूँ। जिया, जिया। ये बोलते हुए रानी दौड़ते हुए घर से बाहर चली जाती है। माँ, ये लड़की भी ना इन गली के बच्चों के साथ रहकर कुछ ज्यादा ही बिगड़ रही है। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है बेटी, ये सब तो मेरी बदनसीबी है कि त्योहार पर भी मैं तुम लोगों की ख्वाहिशों को नहीं पूरा कर पा रही हूँ। माँ, आपने हमें जितना भी दिया है वो हमारे लिए बहुत है, आप रोना बंद करिए। रानी अभी बच्ची है, धीरे धीरे वो भी समझ जाएगी। आइए अब खाना खाते हैं, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। अगले दिन सुलोचना सुबह जल्दी उठकर मालिक के पास दिया लेने जाती है। मालिक, कुछ दिए उधार दे दीजिए, मैं इन्हें बेचने के बाद इसके पैसे आपको दे दूंगी। धंधे के टाइम पर कोई उधार नहीं, काम का समय बर्बाद मत करो मेरा। पैसे हैं तो दिए लो, वरना जाओ यहाँ से। और भी खरीदार है यहाँ पे। ठीक है मालिक, जितने मेरे बन रहे हैं उतने ही दिए दे दीजिए। उसके बाद सुलोचना दिया लेकर फिर से उसे बेचने चल देती है। दिए ले लो, दिए ले लो, दिए, दिवाली पर रंग बिरंगे सुंदर सुंदर दिए ले लो। सुलोचना पूरा दिन घूमती है लेकिन उसका कोई भी दिया नहीं बिकता है। अंत में हार कर सुलोचना घर चली जाती है। अगले दिन वो गांव नहीं बल्कि बाजार में दिया बेचने जाती है। पूरा बाजार सुंदर सुंदर कपड़े, मिठाई और पटाखों से भरा होता है। बाजार में खूब चहल पहल था। भगवान, आज मेरे दिया बिकवा देना। अगर आज दिए नहीं बिके तो मेरी दोनों मासूम बच्ची का दिवाली खराब हो जाएगा। सुलोचना ये सोचते हुए जा रही थी, तभी उधर से एक लड़की दौड़ते हुए आती है और सुलोचना से टकरा जाती है और सुलोचना का सारा मिट्टी का दिया नीचे जमीन पर गिरकर टूट जाता है। सॉरी आंटी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? मैं अपनी बच्ची को क्या जवाब दूंगी? मैं उसके लिए पटाखे, मिठाई कहाँ से खरीद कर ले जाऊंगी? अब तो ये सारा दिया ही खराब हो गया। सुलोचना वहीं बैठकर खूब रोती है। उसके बाद अपने आंसू पोंछती है। सामने एक पटाखे का दुकान होता है, वो वहाँ जाती है। भैया, ये अनार बम कितने के दिए? 20 रुपए का एक है, कितना देना है? एक दे दो भैया, लेकिन मैं इसका पैसा आपको बाद में दे दूंगी। तुम्हें क्या मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ? निकल यहाँ से। पता नहीं काम के समय में समय खराब करने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। उसके बाद सुलोचना मिठाई के एक दुकान पर जाती है। मिठाई वाला भी गुस्सा होकर सुलोचना को
अपनी दुकान से भगा देता है। रोते रोते सुलोचना अपने मालिक के पास जाती है। मालिक, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए मालिक, कल दिवाली है और मुझे अपनी बच्चियों के लिए मिठाई और पटाखे खरीदने हैं। क्या कहा? दिवाली, मिठाई और पटाखे? सुलोचना, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम गरीब हो और गरीब के बच्चे कभी कोई त्योहार नहीं मनाते, समझी? ये दिवाली के दिए और पटाखे गरीब के लिए नहीं होते। तू समझाती क्यों नहीं अपनी बेटियों को? उन्हें बता कि ये सब उनके लिए नहीं है। ये सुनकर सुलोचना के आंखों में आंसू आ जाता है और वो रोने लगती है। सुलोचना तो रोने लगी। देख, मैं तुम्हारे इन आंसुओं से पिघलने वाला तो हूँ नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ, तेरे फायदे की ही बात है। मेरी बीवी मायके गई हुई है, तू आज रात मेरे साथ मेरे घर चल। सुबह होते ही तू जो कहेगी वो सब मैं तुझे दिला दूंगा। अरे मिठाई क्या, मैं मिठाई की पूरी दुकान लाकर तुझे दूंगा। पटाखे क्या, पटाखे की दुकान दिला दूंगा। बोल, चलेगी ना? तभी सुलोचना उस मालिक के मुंह पर एक जोरदार चाटा मारती है और कहती है, हम गरीब लोग जरूर हैं, लेकिन हम तुम्हारी तरह गिरे हुए नहीं हैं। तू समझता क्या है अपने आप को? अरे हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारा जमीर अभी जिंदा है। हम तेरी तरह मरे जमीर के लोग नहीं हैं। तू देखना, हम अच्छे से दिवाली भी मनाएंगे और पटाखे भी जलाएंगे, लेकिन तुझ जैसे कमीने इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। इतना बोलकर सुलोचना रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि एक तितली झाड़ी में फंसी अपने पंख को झाड़ी से निकालने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन वो निकल नहीं पा रही। सुलोचना तुरंत उस तितली को उस झाड़ी में से निकाल देती है। तभी वो तितली अचानक से एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। आप कौन हैं? और आप तो अभी एक तितली। हाँ, वो तितली मैं ही थी। मैं परी लोक की तितली परी हूँ। मैं अक्सर पृथ्वी लोक पर आते रहती हूँ, लेकिन आज अचानक से मेरा इस झाड़ी में पंख फंस गया। मुझे तो लगा आज मेरा इस पृथ्वी लोक पर आखिरी दिन ही है, लेकिन आपने यहाँ आकर मेरी जान बचा ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हम इंसानों का फर्ज है। हमें मुसीबत में सबकी मदद करनी चाहिए। आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप ठीक नहीं लग रही हैं। कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकती हैं। उसके बाद सुलोचना तितली परी को सारी बातें बताती है। सुलोचना की सारी कहानी सुनकर तितली परी की आंखों में भी आंसू आ जाता है। सुलोचना, तुमने जिंदगी में अभी तक बहुत ही ज्यादा कष्ट सहे हैं, लेकिन आज से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। जैसे दिवाली अंधेरों पर विजय का त्योहार है, बुराई पर सच्चाई की जीत का प्रतीक है, वैसे ही ये दिवाली आज से तुम्हारे दुख को अंत कर तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आने वाली है। ये लो, ये एक जादुई अनार बम है। तुम इस बम से जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। अब तुम अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ खूब अच्छे से दिवाली मनाओ। हैप्पी दिवाली सुलोचना। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। सुलोचना वो बम लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है। माँ, आप मेरे लिए अनार बम लेकर आई है माँ। मगर ये क्या माँ, आप तो एक ही अनार बम लेकर आई हैं। काश आप मेरे लिए खूब सारे फुलझड़ियाँ भी लेकर आती। तभी वहाँ पर खूब सारी फुलझड़ियों का ढेर लग जाता है। माँ, ये क्या है? ये सब कैसे हुआ माँ? बेटी, ये कोई मामूली अनार बम नहीं, बल्कि परी का दिया जादुई अनार बम है। अच्छा, हे जादुई अनार बम, मुझे एक सुंदर सा गाउन लाकर दे दो। तभी वहाँ पर रानी के लिए सुंदर सा गाउन आ जाता है। गाउन और फुलझड़ी देखकर रानी बहुत ही खुश होती है। उसके बाद सुलोचना उस जादुई अनार बम से अपने लिए एक अच्छा सा घर मांगती है और फिर जरूरत का सारा सामान मांगकर अगले दिन दिवाली की खूब अच्छे से तैयारी करती है और सभी बहुत ही धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। सुलोचना अपने पूरे मोहल्ले में मिठाई और फुलझड़ी बांटती है ताकि गांव का हर एक बच्चा अच्छे से दिवाली मना सके। और ये दिवाली सुलोचना का पूरी तरीके से जीवन ही बदल देता है। बहुत समय पहले की बात है। परी लोग की दुनिया में बहुत सारी परियां रहा करती थी और दिवाली का त्योहार आने की वजह से परी लोग में बहुत ज्यादा चहल पहल थी। सभी परियां मिलकर दिवाली की तैयारियां कर रही होती है कि तभी एक दिन रानी परी सभी परियों को अपने महल में बुलाती है और कहती है, मुझे पता है कि आप सब मिलकर दिवाली की बहुत अच्छी तैयारी कर रही हैं और आप लोगों को ये भी पता है कि हमारे परीलोक में हर साल दिवाली बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है।
इसलिए इस साल हम अपने परीलोक में रंगोली बनाने की एक प्रतियोगिता रखेंगे, जिसमें सभी परियां भाग लेंगी और जिस परी की रंगोली सबसे सुंदर बनी होगी, मैं उस परी को धरती लोक पर जाने की इजाजत दे दूंगी। और इस तरह रानी परी की ये बात सुनकर सभी परियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सभी परियों को एक बार धरती लोक पर जाने का बहुत मन था। लेकिन उन परियों में से एक परी, जिसका नाम नीलम परी था, वो रानी परी की इस बात को सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि नीलम परी को रंगों से एलर्जी थी। इसलिए जब रानी परी नीलम परी का उदास चेहरा देखती है तो वो उससे कहती है, नीलम परी, मुझे पता है कि तुम इस बात को सुनकर खुश नहीं हो, क्योंकि तुम्हें रंगों से एलर्जी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा ना लो। माफ करना रानी परी, लेकिन अगर मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लूंगी तो मुझे कभी भी धरती लोक पर जाने का मौका नहीं मिलेगा। और आपको तो पता है ना कि मैं हमेशा से ही धरती लोक पर जाने का सपना देखती हूँ। इतना कहकर नीलम परी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वहीं नीलम परी की ये बात सुनकर सोनम परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो शुरू से ही नीलम परी से बहुत ज्यादा जला करती थी, क्योंकि नीलम परी परीलोक की सबसे खूबसूरत परियों में से एक थी और रानी परी भी नीलम परी को बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी। इसलिए इस बात से खुश होकर सभी परियां मिलकर सुंदर सुंदर रंगों से रंगोली बनाने की प्रैक्टिस करने लगती है। वहीं दूर खड़ी नीलम परी चुपचाप सभी परियों को रंगोली की प्रैक्टिस करते हुए देख रही होती है कि तभी वहाँ पर सोनम परी आती है और वो नीलम परी से कहती है, अरे क्या बात है नीलम परी, हम तो सोचते थे कि रानी परी तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन देखो आज उन्होंने कैसी प्रतियोगिता रखी है जिसमें तुम पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती हो। इसलिए तुम्हारा सुंदर होने का कोई फायदा नहीं है। अब तो ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगी और धरती लोक पर जाकर ढेर सारी शॉपिंग करूंगी और इस बार दिवाली पर सबसे सुंदर मैं ही दिखूंगी। सोनम परी, मुझे पता है कि तुम ऐसी बातें करके मुझे और ज्यादा दुखी करना चाहती हो, इसलिए मुझे तुमसे कोई बातें नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से। नीलम परी की ये बात सुनकर सोनम परी वहाँ से मुंह बनाते हुए चली जाती है और अपनी रंगोली बनाने की प्रैक्टिस करने लगती है। वहीं सोनम परी की ऐसी बातें सुनकर नीलम परी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगती है कि तभी उसके रोने की आवाज सुनकर रानी परी उसके कमरे में आती है और उससे कहती है, नीलम परी, क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? अरे माना कि तुम रंगोली प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हो, लेकिन तुम दिवाली की माँ की तैयारियां तो कर सकती हो ना। और मैं नहीं चाहती कि दिवाली जैसे शुभ त्योहार पर परीलोक की कोई भी परी दुखी हो, और तुम तो मेरी सबसे चहेती परी हो, तो तुम इस तरह उदास कैसे हो सकती हो? रानी परी की ये बात सुनकर नीलम परी उनसे कहती है, रानी परी, आपको पता है आपकी इस प्रतियोगिता की वजह से परीलोक की सारी परियां मेरा कितना मजाक उड़ा रही है कि आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हैं, इसलिए आपने ये रंगोली बनाने की प्रतियोगिता रखी है। नीलम परी, मुझे पता है कि तुम्हें रंगों से एलर्जी है, पर तुम चाहो तो इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकती हो। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, फिर तुम कोई भी काम बड़े ही आराम से कर सकती हो, फिर चाहे वो रंगोली बनाने की प्रतियोगिता ही क्यों ना हो। इसलिए लोगों की बातों को सुनना छोड़ो और अपने ऊपर विश्वास करना सीखो। इतना कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है और रानी परी की ये बात सुनकर नीलम परी सोचने लगती है कि वो रंगोली प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कैसे करे कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रंग बिरंगी फूलों को सुखाकर और उन्हें पीसकर सुंदर सुंदर रंग तैयार कर लेती है, जिनमें से फूलों की बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही होती है और उन रंगों से नीलम परी को कोई एलर्जी भी नहीं होती है, क्योंकि वो रंग आयुर्वेदिक तरीकों से बने होते हैं। और इस तरह नीलम परी भी अपने सुंदर सुंदर रंगों से रंगोली बनाने की प्रैक्टिस करने लगती है और पूरी रात जागकर वो बहुत ही सुंदर रंगोली बनाती है। जिसके बाद रानी परी नीलम परी की रंगोली देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है, सच में नीलम परी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतनी सुंदर रंगोली, वो भी इतने सुंदर रंगों से।
तुम्हारे इन रंगों की खुशबू तो पूरे परीलोक में महक रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी, ये सब कुछ सिर्फ मैं आपकी वजह से कर पाई हूँ। अगर आप मुझे हौसला नहीं देती तो शायद मैं ऐसा कभी नहीं कर पाती। और अब मुझे एक बात समझ में आ गई है कि हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए, फिर हम कोई भी काम बड़ी ही आराम से कर सकते हैं। नीलम परी की ये बात सुनकर रानी परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद नीलम परी को धरती लोक पर जाने का मौका मिल जाता है। और वो जैसे ही धरती लोक पर आती है तो वो देखती है कि एक छोटे से गांव में चारों तरफ अंधेरा छाया होता है और गांव के सभी लोग अपने घरों के बाहर दुखी मन से बैठे होते हैं। वहीं बगल वाले गांव में दिवाली की चहल पहल होती है और सभी के घरों में जगमगाती हुई लाइटें चल रही होती है और लोग हंसी खुशी दिवाली का त्योहार मना रहे होते हैं। और ये सब देखकर नीलम परी सोचती है, अरे ये धरती लोक पर लोग कैसी दिवाली मना रही हैं? जहाँ एक तरफ लोग दिवाली का त्योहार हंसी खुशी मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों के चेहरे पर इतनी उदासी। भला ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे चलकर देखना चाहिए। इतना कहकर नीलम परी उस छोटे से गांव में जाती है और उन लोगों से कहती है, क्या बात है, आप लोग इस दिवाली जैसे त्योहार पर इतने ज्यादा दुखी क्यों हो? और न ही आप लोगों के गांव में दिवाली की कोई चहल पहल दिख रही है। क्या आप लोगों को दिवाली का त्योहार पसंद नहीं है? नीलम परी की ये बात सुनकर अंजलि नाम की एक लड़की कहती है, परी जी ऐसी कोई बात नहीं है। भला दिवाली का त्योहार किसे पसंद नहीं होगा, लेकिन हमारा गांव गरीबी तले दबा हुआ है, जिस वजह से हम लोग कोई भी त्योहार नहीं मना सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग दिवाली जैसा त्योहार मना सके, और न ही कोई हमारी मदद करना चाहता है। अंजलि की ये बात सुनकर नीलम परी को उन लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो कहती है, अंजलि तुम चिंता मत करो, मेरे पास मेरी जादुई छड़ी है जिसकी मदद से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए अब तुम लोग भी दिवाली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाओगे। और इस तरह नीलम परी की ये बात सुनकर पूरा गांव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद नीलम परी अपनी जादुई छड़ी से पूरे गांव को लाइटों की जगमगाहट से भर देती है और पूरा गांव नए नए कपड़े पहनकर दिवाली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाता है और साथ ही नीलम परी का शुक्रिया अदा करता है। और नीलम परी भी उन लोगों के साथ दिवाली की ये खुशियाँ बांटकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे उन लोगों की मदद करके बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद नीलम परी सभी परियों के लिए कुछ न कुछ खरीद कर वापस परीलोक आ जाती है और वो सबसे पहले सोनम परी को एक सुंदर सी ड्रेस देती है और कहती है, सोनम परी तुम धरती लोक पर जाकर सिर्फ अपने लिए शॉपिंग करना चाहती थी ना, पर देखो मैं तुम सब परियों के लिए दिवाली पर पहनने के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि परीलोक की कोई भी परी दिवाली पर खूबसूरती में मुझसे कम लगे, इसलिए ये लो, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। नीलम परी की ये बात सुनकर सोनम परी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो नीलम परी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। जिसके बाद सब लोग मिलकर परीलोक में हंसी खुशी दिवाली का त्योहार मनाते हैं और एक दूसरे को खुशियाँ बांटते हैं। ब्रिटेन राज्य में सिया नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। सिया जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद सिया अपनी चाची मंजू के साथ रहती थी। मंजू बहुत ही दुष्ट औरत थी। वह सिया पर बहुत अत्याचार करती थी और उसे ठीक से खाने तक को नहीं देती थी। लेकिन सिया बहुत ही विनम्र और समझदार थी। वह बिना कुछ बोले अपने चाची की हर बात मानती थी। सिया कहाँ मर गई? जी चाची, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, जाओ मेरे लिए बिरयानी बनाकर ले आओ। पर चाची अभी का खाना तो मैंने बना दिया है और बिरयानी बनाने में अभी काफी समय लगेगा। मैं कल आपके लिए बिरयानी बना दूंगी, अभी आप यही खाना खा लीजिए। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं अभी आपके लिए बिरयानी बना कर ले आती हूँ। अगले दिन, सिया ये लो, ये सामान का कुछ लिस्ट है, इसे शाम तक तैयार कर देना। आज मेरे घर में मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं और मैंने शाम को घर में पार्टी रखी है, जिसकी सारी तैयारियां तुम्हें करनी है। ध्यान रहे सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूँगी? वो सब मैं नहीं जानती, बस शाम तक सारा बंदोबस्त हो जाना चाहिए। इतना बोलकर मंजू वहाँ से चली जाती है और सिया कामों में लग जाती है।
सिया चुपचाप अपनी चाची से बिना किसी शिकायत के उसकी हर बात माना करती थी। अगले दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रहा था। मंजू खुद को ठंडा करने के लिए पंखा कर रही थी। वही सिया धूप में बैठकर धान को सुखा रही थी। तभी उसकी चाची उससे कहती है, सिया तुम कितने धीरे धीरे काम कर रही हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कर ही तो रही हूँ चाची, ये धान ही इतना ज्यादा है कि वक्त लग रहा है। तुमने मुझे पलटकर जवाब दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अब तुम शाम तक इन सारे धान का चावल तैयार करोगी, समझी? चाची ये मैं कैसे कर सकती हूँ, चावल तो मशीन में बनते हैं ना, फिर आखिर मैं इसे हाथ से कैसे कर सकती हूँ? वो सब मैं नहीं जानती। अगर तुमने ये नहीं किया फिर मैं तुम्हें रात का खाना नहीं दूंगी, समझी? सिया धूप में धान सुखा रही थी। धान बहुत सारा था, उसे सुखाने में ही सिया का पूरा दिन गुजर गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं इतनी जल्दी इतने सारे धान का चावल कैसे बनाऊं? प्लीज कोई तो मेरी मदद करो, मैं ये नहीं कर सकती, भगवान मेरी मदद करो। सिया ये बोलकर रो ही रही थी। तभी उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की प्रकट होती है और सिया से बोलती है, हाय सिया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आप कौन हैं? मैं तो बस यूं ही यहाँ से गुजर रही थी। तुम मदद के लिए किसी को पुकार रही थी ना? बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? नहीं नहीं शुक्रिया, आप ये नहीं कर पाओगे, आप जाओ। किसने कहा मैं ये नहीं कर पाऊंगी? सिया तुम बहुत थक गई हो, तुम थोड़ा आराम कर लो, ये सब मैं कर दूंगी। सिया सुबह से काम करके बहुत थक गई थी। वह उस लड़की की बात सुनकर वहीं पर सो गई। तभी उस लड़की ने कुछ जादू किया और देखते ही देखते खिलखिलाते हुए चावल में बदल गया। गुड नाइट मेरी दोस्त, इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। सुबह चाची मंजू के चिल्लाने की आवाज सुनकर सिया की आंखें खुली। हे भगवान, चाची चावल तो, क्या सारा धान का चावल बन गया है? तभी उधर से मंजू आ जाती है। महारानी अभी तक काम हुआ क्या? तुमने ये सारा काम कर दिया? जी चाची जी, मैंने ये सारा धान का चावल बना दिया। अपनी चाची की तरह सिया भी बहुत हैरान थी कि आखिर ये सब कैसे हुआ, लेकिन उसने अपनी चाची को ये जाहिर नहीं होने दिया। हालांकि उसके चाची को उस पर यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास सच को स्वीकारने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अगले दिन मंजू सिया को आजमाने के लिए उसे एक तालाब के पास ले गई। सिया, कल तो तुमने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिखाया, लेकिन अब तुम्हें इस चलनी से पूरे तालाब के पानी को खाली करना है, समझी? क्या? पर ये कैसे संभव है? तुम्हारे लिए धान का चावल बनाना संभव हो सकता है तो ये क्यों नहीं? जितना कहा गया उतना करो, वरना मैं तुम्हें एक हफ्ते तक खाना नहीं दूंगी। इतना बोलकर मंजू वहाँ से चली जाती है। सिया बहुत ही दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उस चलनी से उस तालाब का पानी एक दिन में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी खत्म नहीं होने वाला है। पर अगर मैंने ये नहीं किया फिर तो मुझे 7 दिनों तक भूखे ही रहना होगा। कोई तो मेरी मदद करो। कैसे हो सिया? हम जब भी मिलते हैं तुम हमेशा रोती ही रहती हो, बताओ क्या बात है? हे प्यारी लड़की, तुमने वो उस दिन कैसे किया था? ओ मेरी प्यारी दोस्त, बीती बातों को भूल जाओ। इस बार तुम्हें क्या परेशानी है, बताओ मुझे। फिर सिया उसे सारी बात बताती है। अच्छा तो ये बात है, फिर तुम क्यों रो रो कर इस तालाब को भरने में लगी हुई हो? एक काम करो, तुम थोड़ी देर घूमकर आ जाओ, ये चलनी मुझे दो, मैं इसे करती हूँ। अब तुम जाओ और वादा करो तुम मुझे देखोगी नहीं। सिया वहाँ से चली जाती है। वो लड़की जरूर एक परी होगी। हाँ वो एक परी ही है, मुझे उससे मिलना होगा। सिया वापस उस तालाब के पास आती है, लेकिन अब उस जगह पर ना तो तालाब थी और ना ही वो लड़की। ये तालाब, ये तो खाली हो गई और वो लड़की भी चली गई। तभी मंजू वहाँ आती है और तालाब को सूखा देखकर हैरानी से कहती है, अरे ये तुमने कैसे कर दिया? इस चलनी से? और कैसे? आपने ही तो मुझे ये चलनी दिया था। अगले दिन उसकी सौतेली चाची
गुस्से से उसे एक बंजर जमीन के पास ले गई। पहले दोनों काम तो तुमने किसी तरह से कर लिया, पर इस बार तुम एक महल बनाओगी, समझी? वो भी इस बंजर जमीन पर। एक महल? किंतु ये तो नामुमकिन है। चुप करो, अगर महल तैयार नहीं हुआ तो मैं तुम्हें धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। सिया फिर से सोच में पड़ गई। मैं यह नहीं कर सकती। ओ प्यारी जादुई लड़की, प्लीज मेरी मदद करो। क्या बात है दोस्त, आज तुमने कोई रोना धोना नहीं किया? बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, इस बार तुम्हें क्या करना है? एक विशाल महल बनाना है, वो भी कल तक। बस इतनी सी बात। तुम अपने घर जाओ और शाम को अपनी चाची को लेकर यहाँ आ जाना, तुम्हें महल मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अब अपनी चाची को रोको, उसे और मनमानी करने मत दो। अब जाओ। जैसे सिया वहाँ से गई, उस जादुई लड़की ने एक जादू किया और वहाँ पर एक विशाल महल बनकर तैयार हो गया। जब शाम को सिया अपनी चाची के साथ वहाँ आई तो वे दोनों महल को देखकर हैरान रह गए। वे दोनों महल के भीतर गई। उसकी चाची महल के कोने कोने को अच्छे से देख रही थी। तभी वो दोनों महल के तरखाने में पहुँच गए। तभी सिया ने मौका देकर तहखाने को बंद कर दिया। सिया, ये क्या बदतमीजी है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नहीं, मैं आपको बाहर नहीं निकालूंगी। ये मेरा महल है और यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। आप मुझ पर और ज्यादा जुर्म नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, पर मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। सिया उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद उसकी सौतेली चाची सदा के लिए वहाँ से चली जाती है और कभी मुड़कर सिया की तरफ नहीं देखती है। सिया महल में आराम से रहने लगती है। एक दिन सिया बगीचे में टहल रही थी, तभी उसे एक खूबसूरत राजकुमार दिखाई देता है। हेलो प्यारी लड़की, मैं एक राजकुमार हूँ। मेरा नाम विवान है। क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप यहाँ जंगल में शिकार करने आए हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो पश्चिम की यात्रा कर अपने राज की तरफ लौट रहा था। बस थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए यहाँ आ गया। मुझे पशु पक्षियों का शिकार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी से किसी का जीने का हक छीने। हाँ, मेरा मानना भी यही है। यहाँ पास ही मेरा महल है, आप चलकर वहाँ आराम कर सकते हैं। विवान बहुत ही अच्छा राजकुमार था। सिया और विवान की सोच एक दूसरे से काफी मिलती थी और दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला किया। सिया, ये लो, ये मलमल का लहंगा है। मैं ये चाहता हूँ हम अब जब भी मिले तो तुम मुझे इसी मलमल के लहंगे में मिलो। देखो, मैं जल्दी ही अपने पिता से शादी की अनुमति लेकर तुम्हारे पास आता हूँ। तुम मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। अपना ध्यान रखना। विवान सिया से विदा लेकर अपने राज्य में लौट आया। वह अपने राज्य पहुंचा तो वहाँ उसकी बचपन की दोस्त लैला उसका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। विवान, अब मुझे तुमसे और दूर नहीं रहा जा रहा। विवान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर विवान ने लैला को सिया के बारे में बताया और ये भी बताया कि सिया और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्दी ही शादी करने वाले हैं। यह सुनकर लैला गुस्से से पागल हो गई, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, विवान, तुम्हारे पिताजी तो राज्य से बाहर गए हैं। अब जाते जाते आखिर बार मेरे साथ चाय पीकर तो जा ही सकते हो ना। और फिर लैला बड़ी ही चालाकी से विवान के चाय में सम्मोहन वाली दवाई मिलाकर उसे पिला देती है। विवान अब पूरी तरह से लैला के बस में हो जाता है। वो वही करता और सुनता है जो लैला चाहती है। जल्दी ही पूरे राज्य में लैला और विवान की शादी का घोषणा करवा दी गई। अरे, तुमने सुना? पड़ोस की राज्य की राजकुमारी लैला और विवान की शादी होने वाली है। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सुना है। वहीं दूर खड़ी सिया भी उनकी बातें सुन लेती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विवान मुझसे धोखा नहीं कर सकता। फिर वो लैला से शादी क्यों कर रहा है? क्या उसने मुझसे जो भी कुछ कहा वो सब झूठ और फरेब था? सिया रो रही थी। तभी फिर से वो जादुई लड़की वहाँ प्रकट होती है। ओ मेरी प्यारी दोस्त, तुम फिर से रो रही हो? सिया ने रोते हुए उसे विवान के बारे में बताया। सिया,
मैं विवान को अच्छे से जानती हूँ। वो इस तरह का इंसान नहीं है। लगता है उसे किसी ने सम्मोहित किया है। सम्मोहन, फिर तो मुझे जल्दी से विवान के ऊपर से इस सम्मोहन को तोड़ना होगा, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होती है और तुम अपने प्यार से ही इसे तोड़ सकती हो। तुम उसके दिए जादुई मलमल के लहंगे को पहनकर उसके पास जाओ और प्यार के जादुई शब्द उससे कहो। जल्दी जाओ। सिया जल्दी से उस जादुई मलमल के लहंगे को पहन लेती है और जल्दी विवान के राज्य की तरफ निकल जाती है। वह जल्दी ही विवान के महल में पहुंच जाती है। वहां शादी की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। सिया जल्दी से महल के अंदर गई। सबकी नजर सिया पर ही थी। जैसे ही विवान ने सिया को देखा, उससे सब कुछ याद आने लगा। विवान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे साथ चलो। और फिर विवान सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए सिया के साथ उसके महल में आ गया। लैला बस उससे जाते हुए ही देखती रह गई। और फिर परी ने सिया और विवान की शादी करवा दी और दोनों उस महल में खुशी खुशी रहने लगे।